नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने आज देखो, सामान्य विज्ञान के तहत जो हम अपना घटना चक्र का सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे आज से। हमारा ये जो आपका लेक्चर नंबर स्टार्ट होगा, आज एक स्टार्ट होगा और वो भी किसका, सामान्य विज्ञान के तहत। हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी। बायोलॉजी क्योंकि देखो 14 तारीख का पेपर है आपका, 14 मई का। इसमें आपकी साइंस जो आती है खूब आती है, दबा कर आती है। और साइंस में भी यदि हम साइंस को तीन भागों में बांटें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो बायो का वेटेज इसमें सबसे अधिक होता है। और इसी वजह से आज हम बायो को सबसे पहले पढ़ेंगे। और इसी के तहत देखो, पूरा टारगेट हमारा किसको है, 14 मई 2023 के एग्जाम को लेकर है। इसी के ध्यान में रखते हुए हम इसको पूरा करने का यहाँ पर इसमें प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान को। और जीव विज्ञान में भी देखेंगे कि विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं और उपशाखाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, या आप और भी देखेंगे इसमें बहुत सारे होंगे, ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सब यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आपके। और ये जो होगा आपका यूनिट लेक्चर नंबर 1 होगा। और विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाओं को प्रारंभ करने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि सामान्य विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, या घटना चक्र में जो भी आपको दिया हुआ है वो हमें किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार इसे आगे लेकर चलना है। तो जो सामान्य विज्ञान के तहत हम सबसे पहले अपना जीव विज्ञान को प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम जीव विज्ञान को प्रारंभ कर रहे हैं, तो हमें देखो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। अर्थात या ये कह लो कि घटना चक्र में जो उसका पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसके तहत आपको क्या क्या पढ़ना है वो जरूर आपको पता होना चाहिए, वरना उसको ऐसे ही हो जाएगा जैसे पिछली बार पेपर दिया था, तो शायद आपका ऐसे ही पेपर हो जाए वो भी। तो इसका ध्यान रखना है पूरी तरीके से, क्योंकि यदि आपको पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है तो ये मान लेना कि आपकी अभी शुरुआत ही नहीं हुई शुद्ध से। क्योंकि पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि देखो किसी भी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम या किसी भी बुक को उठा लो, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो है नहीं, या ये कह लो पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम के लिए तो है नहीं। लेकिन बस आपको उस बुक में ये छांटना है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है। और इसी चीज को देखते हुए हम आज पहले जीव विज्ञान का सिलेबस को चर्चा करेंगे, और इसी में ही आपका जो विज्ञान की शाखाएं हैं उसके तहत हम सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो कॉन्सेप्ट दिखाया है इन्होंने कि किसका तहत किसका अध्ययन किया जाता है, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने का इसमें प्रयास करूंगा। और वो भी फुल डिटेल के साथ बताएंगे। जैसे देखो, जीव विज्ञान का जो सिलेबस कहता है, ये पार्ट 3 में आपका पार्ट 1 में आपकी फिजिक्स है, और पार्ट 2 में आपकी केमिस्ट्री मिलेगी आपको देखो, और पार्ट 3 में जो आपकी बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर बनता है इसमें ये बनता है कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं या शाखाएं और उपशाखाएं कौन कौन सी होती है। फिर आप देखेंगे जैव विकास। जैव विकास का विकास, जैव विकास जो आगे बढ़ा, वो किस प्रकार आगे बढ़ा। वर्ग की वर्ग की देखेंगे, उसके बाद में वर्ग की को ही बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। फिर आप देखेंगे कि कोशिका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे आपसे कह दें कि यूकेरियाटिक कोशिका या यूकेरियाटिक कोशिका या प्राकैरियाटिक कोशिका में कौन सी प्राचीन है, इन सब के जवाब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। और आनुवंशिकता, आनुवंशिकता को बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकता के तहत ही हम ये देखते हैं कि लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार पहुंचते हैं, या आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं कुछ, तो वो किस प्रकार से एक से दूसरे व्यक्ति में वहां पर पहुंचती है। फिर हम देखेंगे जैव उर्वरक को, छठे नंबर पर आपका जैव उर्वरक होगा। और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो मानव शरीर, शारीरिक और क्रिया विज्ञान, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपका। और इसी के तहत हम देखेंगे कंकाल, मांसपेशीय तंत्र, और उसके बाद में आप पाचन तंत्र देखेंगे, विटामिन और पोषण देखेंगे, श्वसन तंत्र देखेंगे, परिसंचरण तंत्र देखेंगे, और उत्सर्जन तंत्र। इसी के जितने भी तंत्र हैं आपके, सब के सब इसी में आ जाएंगे। जैसे तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, और जनन एवं भ्रूणीय विकास किस प्रकार से होता है, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अब आगे देखो जरा इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि पादप कायकी। पादप कायकी क्या होती है, तो पादप कायकी की होती है इसमें, इसके तहत हम पादपों का अध्ययन करेंगे। पादप जैसे पेड़ पौधे जो भी होते हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कौन कौन से लाभ हैं, उनसे हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये सब आप इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके तहत हम प्रकाश संश्लेषण देखेंगे कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे ही पादपों में पोषण किस प्रकार होता है, पादप हार्मोन कौन से होते हैं, पादप जनन किस प्रकार होता है, और इनका भारत में
या विश्व में आर्थिक महत्व क्या है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। और चैप्टर नंबर 9 के देखेंगे रोग एवं उपचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीएम है आपका। पिछली बार भी देखेंगे तो दो क्वेश्चन आपके पूरी बायोलॉजी में, दो क्वेश्चन आपके रोग और उपचार से थे, ये आप ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक तो होती है हमारे पास बीमारियां जो होती हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं, कुछ जीवाणु जनित भी रोग होते हैं, कुछ कवक जनित रोग होते हैं, और अन्य परजीवी द्वारा भी रोग हो जाते हैं। और वंशागति भी रोग, अर्थात वंशानुगत या आनुवंशिकता के तहत जो रोग होते हैं उनको वंशागति रोग कहते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं? हीनता जन्य, असंक्रामक और अन्य रोग भी इसी के तहत देखेंगे। और इसमें देखेंगे प्रमुख पादप रोग कौन कौन से होते हैं, पादपों में कौन कौन से रोग लगते हैं। फिर 10वां जो चैप्टर होगा वो आपका आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और विविध तो किसी भी बुक का आप विविध उठा लेना, वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो, इसको मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर, लेकिन यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और आपको कंप्लीटली पीडीएफ वहां पर टाइम टू टाइम आप मिलती रहेंगी। अब इसकी पीडीएफ जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा, मान लो टॉपिक इसका आज खत्म हो रहा है, तो आपको अगले दिन इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो किस प्रकार से चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीपीटी वाली में, पीपीटी फॉर्म में चाहिए, या एक कंप्लीट A4 साइज वाली पीडीएफ के रूप में चाहिए। ये बात आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको दोनों चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, आपको दोनों प्रकार की उपलब्ध करा दी जाएगी। बस ये होगा कि वहां पर आपका डेटा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि पीडीएफ जो बनेगी वो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो, यदि हम देखें तो इसमें 70 से 75 पेज बनने हैं, लेकिन यदि इसी पीडीएफ को मैं A4 साइज में कन्वर्ट कर दूं तो वही पेज आपके 25 से 27 पेज बनेंगे सारे ही। तो इस प्रकार आप किसी भी एंगल से, जिस भी एंगल से पीडीएफ चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हालांकि टेलीग्राम में भी आप कमेंट का ऑप्शन मैंने दे रखा है वहाँ, तो टेलीग्राम पर भी कमेंट का ऑप्शन आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी, इससे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना जीव विज्ञान की, और उसमें भी हम देखेंगे जीव विज्ञान की उपशाखाएं क्या होती हैं। जैसे, अच्छा देखो, पहले तो सामान्यतः विज्ञान होता क्या है? विज्ञान क्या होता है? विज्ञान जो है वो प्रत्येक या सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सुव्यवस्थित है और एक क्रम है, क्रम के अनुसार हमने ज्ञान को प्राप्त किया है, तो उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। कुल मिलाकर दो दो शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, या सुव्यवस्थित को भी छोड़ दो, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको। या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है प्रकृति विज्ञान, जो प्रकृति द्वारा देन है, और दूसरा होता है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं हिस्ट्री आती है, हमारी पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है। इसका अध्ययन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमें केवल प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना है। में विभाजित किया जा सकता है प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं में, फिजिकल साइंस, फिजिकल का मतलब जो हम फिजिकली देख सकते हैं, और तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसको बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। और इन्हीं इन्हीं दोनों को ही हमें यहाँ पर पढ़ना भी है, जो पुनः कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो आगे एक, इन देखो, लेमार्क और ट्रेविनेरस, लेमार्क और ट्रेविनेरस के बारे में डिटेल जानकारी हम लेंगे जैव विकास में, जो आपका कौन सा चैप्टर होगा, अगला ही चैप्टर होगा आपका। तो इनके बारे में किसके ने किस कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो लेमार्क तथा ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। केवल आप यहाँ पर इतना समझ लो कि इन दोनों ने मिलकर, अर्थात लेमार्क और ट्रेविनेरस ने मिलकर ही जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और कौन कौन सी उपशाखाएं हैं। जैसे जूलॉजी, जूलॉजी में हम क्या करते हैं? जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जंतुओं का विस्तृत अध्ययन ही आपका जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी ऐसे याद रख लेना, जूलॉजी, जू बनता है यहाँ पे जय है, तो यहाँ भी जंतु है, तो जंतुओं का विस्तृत अध्ययन ही जूलॉजी में किया जाता है। ऐसे ही जस्ट जब हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो पादपों का भी तो अध्ययन करेंगे। तो पादपों का अध्ययन करते हैं हम बॉटनी के तहत। बॉटनी के तहत विभिन्न प्रकार के पादप और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो बॉटनी के अंतर्गत हम पादपों का, और जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। एक होता है पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिक बायोलॉजी। देखो, इंग्लिश नाम भी इनका जरूर ध्यान रखना, ज्यादातर तो इंग्लिश ही है, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ वही सेम हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं बदला हुआ मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर पैलियो बायोलॉजी है तो यहाँ भी पैलियो बायोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीवाश्मी
या जीवाश्मिकी को हम बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी। ये ध्यान रखना, पैलिएंटोलॉजी भी आ जाए तो आपका वहां पर किस तरीके से होगा। तो जीवों और जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म वे होते हैं जो कभी लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दब गए थे और आज वे किसी न किसी खनिज संसाधन के रूप में खनिज संसाधन के रूप में पृथ्वी पर मौजूद हैं। उन्हीं को ही हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का मतलब ये होता है कि पशु पक्षियों के पादपों के सड़े गले अंश को ही हम जीवाश्म कहते हैं, जो लाखों सालों तक पृथ्वी के नीचे दब गए हों, उन्हीं को ही जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है। जैसे मैं आपसे कह दूं, पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? एक जीवाश्म है। कोयला क्या है? एक जीवाश्म है, क्योंकि कोयला जो है पृथ्वी से निकाला जाता है, पेट्रोलियम पृथ्वी से निकाला जाता है। तो ये कभी लाखों सालों पहले ये कभी जीवाश्म के रूप में दब गए थे और उसी वजह से आप आज हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित है। क्यों संसाधन सीमित है? क्योंकि एक ना एक दिन डीजल, पेट्रोल और जो आपका कोयला वो खत्म हो ही जाएगा। इसी वजह से हम क्या चल रहे हैं? हम एक नई एनर्जी की तरफ चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हरित हाइड्रोजन लेकर जाते हैं, कभी कुछ लेकर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मोदी जी को भी कि अभी हाल ही में हाइड्रोजन की ट्रेन चलाई जा रही है, हाइड्रोजन की बसें चलाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी निर्भरता कम करनी है कोयला और पेट्रोल पर। इसी वजह से हम नए नए वहां पर आविष्कार के तहत नई नई चीजों को ढूंढते रहते हैं अपने विकास के लिए। अब एक है पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी क्या होती है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं यहाँ पर। अर्थात पैलियोबोटनी के अंतर्गत देखो, पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे थे? जीवों के जो जीवाश्म होते हैं, जीवों के जीवाश्मों का। और पैलियोबोटनी में हम अध्ययन करते हैं पादपों के जीवाश्मों का। अर्थात कहने का मतलब ये है, उल्टा है बिल्कुल। जैसे जूलॉजी में आपने जंतुओं का अध्ययन किया, पैलियो बायोलॉजी में आप जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार जब हम बोटनी में आपने पादपों का अध्ययन किया, तो पैलियो बोटनी के अंतर्गत पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आप इन्हें याद रखेंगे थोड़ा सा। इकोलॉजी, इकोलॉजी का अर्थ होता है, एक तरीके से देखा जाए तो इकोलॉजी का अर्थ होता है सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर जो सजीव होते हैं, सजीव जैसे मनुष्य सजीव है, जितने भी पशु पक्षी हैं ये सब सजीव ही होते हैं, और इनके पर्यावरण के का अध्ययन करते हैं। जो सजीवों के चारों ओर पर्यावरण होता है उसका अध्ययन किसके तहत करते हैं? इको बायोलॉजी में करते हैं। या आप इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में, बड़े इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आप बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी शब्द जो दिया था वो सबसे पहले हैकेल ने दिया था, ये ध्यान रखना, हैकेल साहब ने दिया था। फिर आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर जो जेनेटिक्स होता है, जीवों के आनुवंशिक जीन, जीव जो होते हैं या जीवों के जो लक्षण होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या उसके पुत्र या पुत्रियों में किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं, वो जेनेटिक्स के अंतर्गत ही यहाँ पर देखा जाता है। एक होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा उनकी कार्य विधि का अध्ययन करते हैं। फिजियो का मतलब होता है शरीर, तो शरीर से ही आप इसका ध्यान रखना, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिर होता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का पैडा का अर्थ क्या होता है? पैडा का अर्थ होता है मृदा। मृदा अर्थात मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। जब हम मृदा का अध्ययन करते हैं तो मृदा का अध्ययन किसके तहत करते हैं? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी के तहत हम मृदा का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में जब मनुष्य वृद्धावस्था में आता है, जब काल प्रभावन होता है, तो उसका अध्ययन करते हैं, उसके पहलुओं का, मनुष्य की वृद्धावस्था के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। या मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन इसी में ही हम करते हैं। जेरेंटोलॉजी मतलब जरावस्था। ये जेरेंटोलॉजी से याद रख लेना, जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है जरावस्था, और जरावस्था का मतलब होता है मनुष्य की वृद्धावस्था। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, ये शायद दोबारा ही आ गया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, मायोलॉजी। मायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मायोलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करते हैं। मायो का मतलब ही क्या होता है? पेशियां। और मायोलॉजी में हम पेशियों का अध्ययन करेंगे। और मायो की जगह मैमोलॉजी ले दो। मैमल का मतलब क्या होता है? मैमल होते हैं स्तनधारी। और मैमोलॉजी, लॉजी का मतलब ही अध्ययन होता है, ये ध्यान रखना। यदि कहीं भी लॉजी लग जाए तो समझ लेना कि वो अध्ययन को इंडिकेशन दे रहा है। तो मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक। बायोनोमी, बायोनोमी वह होते हैं जो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। बायो का मतलब सीधा सा स्वयं, बायो का मतलब ही क्या होता है? जीवन, और जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमी कहलाता है। बायोमेट्री, बायोमेट्री आजकल बहुत ज्यादा फेमस है।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। जैसे गणित एवं सांख्यिकी तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम यहाँ पर, वो बायोमेट्रिक्स होता है, लेकिन ये क्या है, बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। बस इतना ध्यान रखना। फ्रेनोलॉजी, फ्रेन को ब्रेन पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेन का अर्थ क्या होगा, ब्रेनोलॉजी, या फ्रेन का अर्थ क्या होगा, ब्रेन। 1 मिनट के लिए पढ़ लो बस। तो ब्रेन से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किसके तहत किया जाता है। वो अध्ययन जो किया जाता है वो फ्रेनोलॉजी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या है, एंथोलॉजी में हम जो अध्ययन करते हैं वो फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक, फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, एग्रो का मतलब ही क्या होता है, एग्रो का मतलब होता है घास, अर्थात घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। फिर आपका पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। परागकण क्या होते हैं, पराग वगैरह जो होते हैं, जो आप पुष्पों में वगैरह देखते हैं, जो पुष्प जो खिलता है वो किस कारण खिलता है, परागकण के द्वारा ही खिलता है। इस प्रकार से आगे हम बहुत ज्यादा फूलों का अध्ययन करेंगे, बहुत ज्यादा आगे चलकर। लेकिन पेलिनोलॉजी में हम विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी में हम कैंसर व उससे संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन, कैंसर और संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी के तहत हम शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात टेरेंटोलॉजी का मतलब ये है कि शरीर में जब विकास हो रहा है और उसके विकास के तहत उसमें जो असमानताएं आती हैं, उसी का ही अध्ययन क्या कहलाता है, टेरेंटोलॉजी। जैसे कोई बच्चा होता है या कोई भ्रूण होता है, भ्रूण धीरे धीरे बड़ा भी होता है, जन्म भी लेता है, बच्चा भी बनता है, किशोर भी बनता है, युवा भी बनता है और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो वही क्या है, शरीर में उसके में जो भी विकास हुआ है उसकी असमानताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेरेंटोलॉजी कहलाता है। फिर आपका कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थियों का अध्ययन करते हैं। जैसे आगे हमने पीछे भी देखा था हमने कि मांसपेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो इस प्रकार से हम क्या करें, कॉन्ड्रोलॉजी में भी हम अध्ययन किसका करते हैं, उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओस्टोलॉजी, ओस्टो का मतलब होता है अस्थि, ओस्टो अस्थि, अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर आप देखेंगे सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में हम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जो रुधिर होता है हमारे अंदर, उसका रुधिर सीरम का हम जब वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी कहाँ होती है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसमें होती है, रक्त में। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। जो न्यूरो होते हैं, न्यूरो का मतलब ही तंत्रिका तंत्र होता है। तो न्यूरोलॉजी का अध्ययन जो हम करते हैं, या न्यूरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रोप्सी जो होती है, जो पथरी होती है ना शरीर में, या गुर्दे में कभी कभी पथरी हो जाती है, पित्त की थैली में भी पथरी हो जाती है, उसे तोड़ने के लिए जिस चिकित्सीय प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसी को ही हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। एक तरीके से इसकी लंबी चौड़ी भाषा पे मत जाओ, ये मान लेना कि गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए जिस विधि का या जिस चिकित्सीय विधि का प्रयोग किया जाता है उसे लिथोट्रोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आप कहाँ जाते हैं, देखो पैथोलॉजी में जाते हैं आप अपना शरीर का चेकअप कराने के लिए, जैसे आप पैथोलॉजी लैब बोलते हैं। तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन करते हैं हम किसमें, पैथोलॉजी में। जैसे आपको क्या, किसी को भी कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पैथोलॉजी जाते हैं, वहां पर उसका सही ढंग से पहले ये पता लगाते हैं कि आखिर बीमारी क्या है। तो वही आपका पैथोलॉजी कहलाता है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी का मतलब होता है पैरासाइट, PARASITE। पैरासाइट का मतलब ही क्या होता है, परजीवी। और परजीवी का अध्ययन किसमें करते हैं, पैरासिटोलॉजी में। बस इतना सा काम। कुछ तो यदि आपको इनके नाम याद हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ विषाणु का अध्ययन, वीरोलॉजी, क्योंकि वायरस ही विषाणु का इंग्लिश नेम होता है। जैसे बैक्टीरियोलॉजी, या मैं कहता हूँ जीवाणु, तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणु को अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया, BECTRIA, बैक्टीरिया। जब इसको हम बैक्टीरिया कहते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी लगा दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, जीवाणु का अध्ययन। ऐसे ही आपका पैरासिटोलॉजी है, तो पैरासाइट का मतलब ही क्या होता है, परजीवी, और परजीवी में लॉजी लगा दो तो क्या बन जाएगा, पैरासिटोलॉजी, और उसमें क्या हो जाएगा आपका, परजीवियों का अध्ययन। वायरोलॉजी, देखो आगे आपका वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन कर देंगे, और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का, तो जीवाणु का अध्ययन। ऐसे ही एंटीमोलॉजी, एंटम का मतलब ही क्या होता है, कीट। जब एंटेमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा
कौन पाए जाते हैं? विश्व में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? इस पृथ्वी पर कीट ही पाए जाते हैं। मिर्मेकोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मिर्मेकोलॉजी में हम करते हैं चींटियों का अध्ययन। और मेलकोलॉजी, मेलकोलॉजी का मतलब देखो, मेलको है इसमें मोलास्क, मोलास्क और इनके खोलों का अध्ययन करते हैं। मोलास्क कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में, समुद्र में पाए जाते हैं। शंख के समान जो होते हैं उन्हीं को ही ज्यादातर मोलास्क की संज्ञा दे दी जाती है। नेक्स्ट है आपका इकिथियोलॉजी। इकिथियोलॉजी का में जो हम अध्ययन करते हैं वो मत्स्य की संरचना, अर्थात जो मछली वगैरह होती है, मीन वगैरह होती है, उनका हम अध्ययन करते हैं और या उनकी कार्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सीधे सीधे याद रखना, इक्थियोलॉजी में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सर्पेटोलॉजी, सर्प मीन्स सांप, सर्पेटोलॉजी मतलब सांपों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों का अध्ययन और तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखना, हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर क्या होते हैं? उभयचर होते हैं जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। जैसे मेंढक, मेंढक एक उभयचर है, वो जल में भी मिलेगा आपको और आपका थल में भी मिलेगा। ऐसे ही सांप, सांप भी क्या है? एक उभयचर है। क्यों? क्योंकि वो जल में भी मिलता है और थल में मिलता है। ऑरेंथोलॉजी, नेक्स्ट है आपका ऑरेंथोलॉजी। ऑरेंथो का मतलब ही पक्षी होता है और पक्षी का मतलब पक्षियों का अध्ययन, लॉजी लगा दो तो पक्षियों का अध्ययन। उसी प्रकार डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में हम किसका, डर्मिक का मतलब ही, डर्मेटो का मतलब ही होता है त्वचा, त्वचा और इससे के रोगों का अध्ययन करते हैं। जब त्वचा और त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं तो वो आपका डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। जो भी हमारी ट्रोफोलॉजी है उसके अंदर हम मनुष्य या जंतु किस प्रकार से पोषण ग्रहण कर रहे हैं, किस विधि से पोषण ग्रहण कर रहे हैं, उसी का अध्ययन करने के लिए हम ट्रोफोलॉजी का प्रयोग करते हैं। फिर है आपका टीटोलॉजी या टैटोलॉजी भी बोलते हैं। टैटोलॉजी होते हैं जो उपार्जित लक्षण होते हैं, उपार्जित लक्षणों के अध्ययन का, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करना ही आपका टैटोलॉजी कहलाता है। और कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं एवं संबंधित उनके उत्पाद हैं, किन किन से उत्पाद बनते हैं। अब मतलब एक तरीके से कल्चर आ जाएगा आपका, जैसे एपी कल्चर, एक्वा कल्चर, एल्गी कल्चर, ये सब आपका कैस में होगा, इन्हीं के तहत देखेंगे। जैसे एपी कल्चर, एपी कल्चर में क्या करते हैं? एपी का मतलब ही क्या होता है? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन में हम एपी कल्चर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शहद उत्पादन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी खेती को क्या बोलेंगे? एपी कल्चर। कल्चर का मतलब ही क्या होता है? कृषि वर्ग। उसी प्रकार मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन के तहत भी हम क्या करते हैं? एपी कल्चर। और एवी कल्चर, दोनों में अंतर देखो, यहाँ एपी है, यहाँ एवी है। एवी कल्चर के तहत हम पक्षी पालन करते हैं, पक्षी पालन का अर्थ एवी कल्चर। और एक्वा, एक्वा का मतलब होता है एक ऐसा घर जहां पर जलीय जीवों को रखा जाता है, अर्थात जलीय जीवों का संवर्धन, जलीय जीवों का संवर्धन करते हैं वहां पर हम, उसे हम बोलते हैं एक्वा कल्चर। एल्गा कल्चर, एल्गा कल्चर किसे बोलते हैं? देखो एल्गी, ALG, एल्गी का मतलब ही होता है शैवाल, और जब कल्चर का मतलब खेती। जब हम एल्गा या शैवाल की कृषि, शैवाल की कृषि हम किसमें के तहत करते हैं? एल्गा कल्चर के तहत ही करते हैं। पिसी कल्चर में मत्स्य अर्थात मछली पालन करते हैं। ध्यान रखना, एक्वा कल्चर में हम जो जल में रहने वाले जीव हैं उनका, उनकी आप ये कह लो कि उनका अध्ययन करेंगे। और जबकि पिसी कल्चर के तहत केवल मत्स्य या मछली पालन करते हैं। और एग्रीकल्चर आप जानते हैं, एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है? फसलों का संवर्धन। एग्रीकल्चर में फसलों के साथ साथ पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान का ज्ञान ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इंपोर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखना। तो सेरिकल्चर जब इंपोर्टेंट है तो कच्चे रेशम अर्थात रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन कहते हैं। या सीधा सीधा याद रखना, सेरिकल्चर में के तहत हम क्या करते हैं? रेशम कीट पालन करते हैं। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर के तहत हम वन संवर्धन करते हैं। वनों का संवर्धन किस प्रकार से करना है? वर्धन, संवर्धन का मतलब होता है सुरक्षा देना, वनों को सुरक्षित रखना। इसके तहत सिल्वी कल्चर के तहत करते हैं। स्पॉन्जी कल्चर, स्पॉन्जी कल्चर जो होता है वो स्पंज का अर्धन संवर्धन कहलाता है। संवर्धन अर्थात सुरक्षा, स्पंज की सुरक्षा करना। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर देखो, फ्लोरी अर्थात फूल, फूलों की खेती, ये ध्यान रखना। लेकिन जब हम फूलों का अध्ययन करते हैं तो किस में करते हैं? एंटोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में करते हैं, ये ध्यान रखना। फूलों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, और जबकि फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करना या पुष्प की खेती करना। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर जो होता है वो सब्जियों से संबंधित होता है, सब्जियों की कृषि होती है ओलेरी कल्चर के तहत। यदि आप सब्जियों की कृषि कर रहे हैं तो किसके तहत करेंगे? ओलेरी कल्चर। और अर्बोरी कल्चर, ये ध्यान रखना दोनों सेम है।
तो थोड़ा सा अंतर है। अर्बोरिकल्चर में वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ओरली कर देखो, यहाँ पर वृक्ष भी आ जाएंगे और झाड़ियां भी आ जाएंगी, दोनों का जब हम अध्ययन करेंगे, दोनों की कृषि का अध्ययन करेंगे तो अर्बोरिकल्चर कहलाता है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के तहत क्या होता है, कंप्लीट, या इसे हम बागवानी कह सकते हैं एक तरीके से। जब हम बागवानी का अध्ययन करते हैं तो इसी के तहत करेंगे बागवानी अध्ययन। बागवानी में क्या होता है, फल फूल फूलों की भी खेती होती है, फूलों की भी होती है, सब्जियों की भी होती है, मसालों की भी खेती होती है। इसके तहत हम हर तरीके की सब्जी या मसालों की खेती कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर के तहत। लेकिन यदि ये भूलता है कि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फूलों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ये जरूर ध्यान रखना। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों की कृषि की जाती है। यहाँ पर तो बागवानी कर रहे हैं हम, फलों की खेती यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन वो हम संयुक्त रूप से कर रहे हैं सभी की। लेकिन यदि हमें केवल फलों की खेती करनी है या फलों की कृषि करनी है तो उसके तहत हम क्या लेंगे, पोमोलॉजी। और यदि केवल मसालों या केवल फसलों की खेती करनी है तो फसलों की खेती के लिए हम क्या करते हैं, एग्रोनॉमी। एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब फसल, एग्रोनॉमी करते हैं। वर्मी का मतलब होता है केंचुआ, तो वर्मी कल्चर मतलब केंचुए की कृषि करते हैं हम, जब हम केंचुओं को पालते हैं। तो केंचुआ क्या होता है, किसान मित्र भी कहलाता है केंचुआ, क्योंकि जमीन के अंदर रहता है और ये जमीन की मिट्टी को क्या करता है, उर्वरक बनाने का ये काम करता है। ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर का मतलब, ऑस्ट्री का मतलब होता है सीप, जैसे समुद्र वगैरह में सीप पाए जाते हैं, या उनका कृत्रिम प्रजनन कराना हो या सीपों का खेती करनी हो तो उसी के तहत हम ऑस्ट्रीकल्चर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है ओलीकल्चर। ओलीकल्चर के तहत हम जैतून उत्पादन करते हैं, या जैतून उत्पादन का संरक्षण करते हैं या व्यापार के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे हेलीकल्चर। हेलीकल्चर में हम क्या यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, घोंगे का। घोंगे का संवर्धन या सुरक्षा देते हैं उसको। घोंगा क्या होता है, घोंगा भी एक प्रकार का जीव ही होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है घोंगा। और कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे दांत होता है ना, इस तरीके से इस तरीके का दिखाई देता है। और जब एक घोंगा मर जाता है तो इसी के ऊपर दूसरा घोंगा क्या करता है, ये आपका घरौंदा बनाता है इसी तरीके से। तो इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है। विटिकल्चर, विटी का मतलब होता है अंगूर, और अंगूर उत्पादन कहलाता है आपका विटिकल्चर। मोरिकल्चर, मोरिकल्चर में होता है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन करना। समुद्री जीव क्या होते हैं भाई, समुद्र में क्या पाई जाती है, मछलियां, इनका संवर्धन अर्थात इनकी सुरक्षा करना, ये क्या कहलाता है, मेरी कल्चर कहलाता है। ये है मेरी कल्चर, ध्यान रखना। ये है मोरी कल्चर, मोरी कल्चर। शहतूत की खेती की जाती है इसके तहत, मोरी कल्चर के तहत शहतूत की खेती की जाती है, ये ध्यान रखना। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कह लो या एरोपोनिक्स कह लो या एरोकल्चर भी कह लो, बात इनकी एक ही है। ऐसी, जहां पर हम ऐसे पादपों को उगाते हैं जहां पर मृदा ही नहीं है, अर्थात मृदा विहीन संवर्धन किया जाता है। संवर्धन का मतलब खेती की जाती है या सुरक्षा दी जाती है, जैसे पानी में किसी को उगाना हो, पादप उगाने हो पानी में, और जब पादप पानी में उगाने हैं, तो यहाँ पर देखो मिट्टी तो होगी नहीं, तो बिना मिट्टी के जब हम खेती करते हैं तो उसी को ही हाइड्रोपोनिक्स, इसी को ही एरोपोनिक्स और इसी को ही एरोकल्चर कहते हैं। या ये कह लो कि जब पानी में, केवल पानी में हम खेती करते हैं तो उसी को ही हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। जरा देखो चित्र से समझो इसको, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब पानी है लेकिन यहाँ क्या है, ये पादप। तो पोषक द्रव पानी में ही छोड़ दिए जाते हैं, और वायु जो पंप की जाती है, यहाँ पर वायु पंप की जाती है इस माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वायु कैसे पत्थर यहाँ पर बना दिए जाते हैं, तो इसी को हाइड्रोपोनिक प्रणाली कहते हैं, के द्वारा पादपों का जब हम संवर्धन करते हैं। सिट्री कल्चर, सिट्री का मतलब होता है खट्टे फल, सिट्री का अर्थ ही खट्टे फल होता है, अर्थात खट्टे फलों और तथा उनका संवर्धन करना ही क्या कहलाता है, सिट्री कल्चर कहलाता है। वेजी कल्चर, वेजी कल्चर का मतलब होता है वेज, और वेज क्या होती है, शाकाहारी, अर्थात सब्जी एवं पौधों की कृषि, जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक संवर्धन होता है, उस किसके तहत किया जाता है, वेजी कल्चर के तहत ही किया जाता है। बस अब देखो इनके केवल प्रश्न रह गए हैं आपके पास, प्रश्नों को भी हम यहीं पर देख लेते हैं और उसके तहत फिर हम इसे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखो ध्यान रखना है, जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है, देखो जंतु विज्ञान के तहत हम जीवित और मृत दोनों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जंतु विज्ञान के तहत जीवित जंतुओं और मृत जंतुओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी बनेगा। जंतु विज्ञान का अर्थ, जंतु विज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि केवल जीवित प्राणियों का ही या जीवित जंतुओं का ही अध्ययन किया जाएगा, नहीं, मृत वस्तुओं का भी या मृत जंतुओं का भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु साहब। नेक्स्ट,
सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। यदि आप सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कर लेंगे तो देखो कुछ ही याद रखने हैं। देखो पहले जैसे मैं आपसे कहूँ कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभी बताया ऑरेंथोलॉजी कहलाता है। ए का 3 देख लो, तो ए को भी हटा दो, सी को भी हटा दो, 4 को भी, डायरेक्ट आंसर मिल गया आपका ए का जो बनेगा आपका इसका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बी बनेगा। जैसे वंशागति के लिए क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, ए का 4। पर्यावरण इकोलॉजी, अभी पीछे बताया था, हैकेल ने इसकी पर्यावरण शब्द दिया था और इकोलॉजी शब्द दिया था। जीवाश्मों का अध्ययन पोलियो बायोलॉजी में करते हैं। इस प्रकार आंसर बी बनेगा। जैसे पक्षियों का अध्ययन ऑरेंथोलॉजी कहलाता है, वंशागति जेनेटिक्स होती है, पर्यावरण इकोलॉजी होता है और जीवाश्मों के अंदर जहाँ जीवाश्म का जो अध्ययन करते हैं वो पोलियो बायोलॉजी के तहत करते हैं। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना है, फलों का अध्ययन की बात कर रहा है, फलों की खेती नहीं, सॉरी फूलों की अध्ययन की बात कर रहा है, ना कि खेती की। तो फूलों का अध्ययन किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी में या एंथोलॉजी में। और एंथोलॉजी कहाँ है आपका, बी में। आंसर आपका। और यदि वो कहता कि फूलों की खेती करनी है तो फ्लोरिकल्चर होता, फिर वो फ्लोरिकल्चर। ये जरूर ध्यान रखना पूरी तरीके से। फ्रेनोलॉजी में हम क्या करते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिता का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में घास का संवर्धन या घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। और पोलिनोलॉजी में हम विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन था उसे हम क्या, हमने नाम दिया था एंटोमोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब देखो इक्थियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना और कायिक इत्यादि का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और पैरासिटोलॉजी में, पैरासिटो का मतलब पैरासाइट, पैरासाइट मतलब परजीवी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद मेलकोलॉजी में, मेलकोलॉजी क्या होता है, मोलास्क अर्थात इनके खोलों का अध्ययन करते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। आपको बताया था क्या, देखो ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में जननांकीय है, जिसको मैंने बायोमेट्रिक नाम दिया था, बायोमेट्रिक के तहत करते हैं। जनांकीय डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मनुष्य समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन और परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, क्षेत्रीय संचरण कितना है, सामाजिक गतिशीलता कितनी है, इसको इनका अध्ययन किया जाता है। और अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का विश्लेषण किया जाता है। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलना अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के जब वैज्ञानिक विवरण के साथ तुलना करते हैं तो उसका अध्ययन कहलाता है इथेनोलॉजी। आंसर आपका ए होगा, इथेनोलॉजी। जैसे इथेनोलॉजी में विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों की तुलना का अध्ययन करते हैं। और इथेनोग्राफी, इथेनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में, इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और एथिक्स में, एथिक्स होता है नैतिक आचरण, जो आपका पेपर 4 है, ये आप भली बात जानते हैं। मेंस में पेपर 4 जो चौथा जो पेपर होता है जीएस का, वो एथिक्स का ही होता है। नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। जब हम इस प्रकार को कहते हैं तो उसे बोलते हैं बायोनोमिक्स या बायोनिक्स। ये आप ध्यान रखना, बायोनिक्स इसका आंसर होगा। जैसे बायोनिक्स के तहत हम जीव जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन करते हैं। अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग किया जाता है। और जो बायोनोमिक्स होता है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध क्या का अध्ययन करते हैं। ये ध्यान रखना, देखो ये बायोनिक्स है तो जैव जगत का अध्ययन करते हैं इसमें हम। जब बायोनोमिक्स आ जाए तो वो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन, यही कह लो कि जीवधारी अपने वातावरण के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या कैसे रहते हैं, उसी का अध्ययन का पता करने के लिए हम बायोनोमिक्स करते हैं। और बायोनोमी क्या होती है, बायोनोमी होती है जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। जब हम अपने जीवन के नियमों का अध्ययन करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं बायोनोमी। फिर बायोमेट्री होती है, बायोमेट्री होती है गणित और सांख्यिकी तकनीकी के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना ही आपका बायोनोमी कहलाता है। नेक्स्ट, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंदर देखो, पैलियो वनस्पति क्या होती है, पैलियो वनस्पति, ये देखो ना तो हम जंतु जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ना ही फफूंदी का अध्ययन करते हैं और ना ही शैवाल करते हैं। तो फिर आंसर क्या होगा इसका, डी बनेगा इसका आंसर। जैसे पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व, जीवाश्म की डेफिनेशन दे रहा है,
लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। और प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखना कि बीरबल साहनी का संबंध किससे है? भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से इनका संबंध है। रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन किसके तहत करते हैं? सेरीकल्चर, सॉरी, सेरीकल्चर, हाँ सेरीकल्चर ही आएगा। रेशम कीट पालन जो होता है वो आपका एक तरीके से देखें तो सेरीकल्चर के तहत, एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी करते हैं, फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती करते हैं। बस इतना ध्यान रखना। जैसे एपीकल्चर में व्यापारिक शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी अर्थात पुष्प भी आ जाते हैं, फल भी आ जाते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। और सेरीकल्चर में हम रेशम का अध्ययन करते हैं, रेशम कीट पालन करते हैं। और फ्लोरिकल्चर में हम सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन करते हैं, अर्थात फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के तहत। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी किसमें पाली जाती है? एपीकल्चर के तहत। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन करते हैं। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है, ये भी ठीक है आपका। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता। तो सब्जियों की यदि आप खेती की बात करेंगे तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो सब्जियों की खेती आपके हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती पोमोलॉजी में होती है, ये भी आपका ठीक है। अब देखो जरा आगे बढ़ो। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फसलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि आती है। अर्थात प्रश्न ए डी फूलों की खेती एवं फूलों की खेती के लिए क्रम से फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है। इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। जो विकल्प सी के सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है। जो इसकी वृहद श्रेणी की शब्दावली है, अर्थात कहने का मतलब फूल फल की जो वृहद श्रेणी होती है वो हॉर्टिकल्चर ही होती है। अब सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली के लिए ओलेरी कल्चर का प्रयोग करते हैं। तो ओलेरी कल्चर आएगा वहां पर। स्थान पर ओलेरी कल्चर होना चाहिए। फसल पर वृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें, खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी। अतः इसके लिए किसी वृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित होगा। नेक्स्ट, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। जब सब्जी के लिए हम काम आने वाले पौधे का अध्ययन करते हैं तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। आंसर आपका डी। कहने का मतलब सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे एपी कल्चर में मधुमक्खियों का शहद शहद की मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर में आप सिल्क वर्म करते हैं, ये भी ठीक है। पीसी कल्चर में आप लाख के कीड़े का अध्ययन नहीं करते। और हॉर्टिकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? पीसी कल्चर इसका आंसर होगा। तो पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है, ये आप ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक सुमेलित है शब्द और अर्थ के अनुसार? लेक्सिकोग्राफी में लेक्सो क्या होता है? शब्दों शब्दकोश का आंकलन करते हैं, संकलन करते हैं। फिलोलॉजी में डाक टिकटों का संग्रह नहीं करते। एंटोमोलॉजी में आप जानते हैं कि मानव शरीर का अध्ययन नहीं करते। एंटोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। और आइकोनोग्राफ में जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा? ए बन जाए। जैसे लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है। फिलोलॉजी में भाषा की संरचना एवं विकास इतिहास का अध्ययन है। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। और आइनोग्राफी में चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, लेक्सिकोग्राफ का संबंध है तो लेक्सिकोग्राफ शब्दकोश के संयोजन से। आंसर आपका इसमें बी बन जाएगा। विटिकल्चर, विटिकल्चर होता है अंगूरों की खेती। अंगूर की खेती आपका विटिकल्चर के तहत आती है। आंसर आपका इसमें सीधा सीधा डी लगेगा। विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन और उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। कीटों का संवर्धन क्या है? देखो कीटों का संबंध कीट की वृद्धि करने वाला विज्ञान, अर्थात कीटों की वृद्धि करने वाले विज्ञान को ही कीट संवर्धन कहते हैं। आंसर इसका ए होगा। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ होता है की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में हम किसका अध्ययन कीट जो आपका होते हैं, एक तरीके से वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम कीट जो केंचुए होते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं, जिसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं। ये ध्यान रखना, केंचुओं को ही अर्थवॉर्म कहा जाता है। जैसे
वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कोस्ट कंपोस्ट खाद कहलाती है। जेरेंथोलॉजी, जेरेंथो में मैंने बताया था जरा, जरा का मतलब वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में हम जेरेंटोलॉजी के तहत ही किसका अध्ययन करते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं, अर्थात आंसर डी होगा इसका। जेरेंथोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर का के कौन कौन सी क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिक। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, तो आनुवंशिकता एवं विचरणों का अध्ययन करते हैं, अर्थात आंसर इसका डी लगेगा। जेनेटिक्स या आनुवंशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का विचरण का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या कहलाती है, तो जेरेंटोलॉजी कहलाती है, आंसर इसका बी हो। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था में काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। ओंकोलॉजी चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी शरीर के विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करता है। और ऑरेंथोलॉजी में जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। जीर्ण व्यवस्था, जीर्ण व्यवस्था या वृद्ध व्यवस्था जेरेंटोलॉजी से संबंधित होती है, ये आप जानते ही हैं। ए का आंसर, मतलब ए आंसर लगेगा इसका सीधा सा। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी का। पेडा का मर्ती अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, मृदा अर्थात मिट्टी, बी आंसर होगा। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, सीधा सा कहानी इसकी। तो अस्थियों का अध्ययन ही किसमें करते हैं हम, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन करते हैं, ए आंसर होगा। जैसे ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम के का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और जियोलॉजी में, जियोलॉजी होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं ना, आंतरिक का मतलब जब पृथ्वी की अंदर की संरचनाएं होती हैं जिन उनका अध्ययन करते हैं, तो उसी को ही हम कहते हैं जियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो हड्डियों की पढ़ाई जो हम करते हैं ऑस्टियोलॉजी, आंसर आपका डी लगेगा। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता था, मैंने आपको बताया था सर्पेटोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो उभयचर और सरीसृप का अध्ययन करते हैं हर्पेटोलॉजी। और एंथोलॉजी में आप जानते हैं पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी के तहत के अंतर्गत उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा बेमेल है, बेमेल का मतलब है एक तरीके से कौन सा इनमें सबसे अलग है। जैसे मैं आपसे कह दूं फिजियोलॉजी, पैथियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से कौन सा अलग है। देखो एक हिसाब से देखें तो इसका साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल अलग है। साइकोलॉजी मानव विकार से संबंधित है, जबकि ये क्या है, फिजियोलॉजी मानव शरीर से संबंधित है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी लगे। जैसे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधा है, जबकि साइकोलॉजी जो है वो मनोविज्ञान से अलग है, अर्थात मनोविज्ञान से संबंधित है, अर्थात इनसे बिल्कुल अलग विद्या है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स बताया था कि मृदा विहीन खेती करना, अर्थात जब हम पानी में जब हम पानी में पादपों को उगाते हैं या पालन करते हैं उनका, तो उसी को ही हम हाइड्रोपोनिक्स विधि कहते हैं, अर्थात मृदा विहीन पादप संवर्धन। आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है पौधे जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते, अर्थात पानी में पौधे उगाए जाते हैं। ये तो हो जाता है आपका लेक्चर नंबर 1 समाप्त। इसमें इतना ही है आपका टॉपिक। अब देखो इनका आप बार बार रिवीजन कर, बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो भूलोगे, और भूलोगे तो एग्जाम में जाकर कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप इनका एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन रिवीजन करो, एक हफ्ते बाद रिवीजन करो, एक महीने बाद रिवीजन करो। इस प्रकार से आप इनको याद रख पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है इनको याद रखना। क्योंकि कोई खासा कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, रट्टा ही मारना पड़ता है, और रट्टा मारने की अपनी आदत होती नहीं है। क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिविल के स्टूडेंट्स को या सिविल एस्पायरेंट को क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं
कि कॉन्सेप्ट ही हर जगह काम नहीं आता। यदि प्री में एक सिलेक्शन लेना है तो कुछ चीज़ों को आपको रटना ही पड़ेगा, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को रट जरूर लेना। तो जैव विकास अगला हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। इसी के तहत हम जैव विकास देखेंगे और इसी के तहत देखोगे आप लैमार्क को, डार्विन को, और आप एक और इसमें आएंगे ह्यूगो डी ब्रिज को। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, इन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा जैव विकास सिद्धांत टिका हुआ है। और यदि आपको देखो आप लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी। और जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है घटना चक्र की, उसकी भी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हिस्ट्री आपको पढ़ा दी है पूरी कंप्लीट, पॉलिटी भी आपको पढ़ा दी है और हिंदी भी पढ़ा दी है। यदि आपको इनमें से किसी के भी नोट्स चाहिए तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।